के साथ साथियों का आज इस जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मानित उमर सिंघार जी हैं और हमारे साथ हैं विधायक सम्मानित हेमंत कटारे जी और हमारे रीवा से विधायक सम्मानित अभय मिश्रा जी यहाँ इस प्रेस वार्ता में उपलब्ध हैं। साथ में हैं हमारे शहर के अध्यक्ष सम्मानित लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित के और रीवा जिले के कुछ ज्वलंत मुद्दों पे नेता प्रतिपक्ष महोदय आपसे कुछ चर्चा करें। सभी मेरे प्रेस के साथी, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार सब लोगों को। और इस आशा के साथ हम लोग अपनी बात कहेंगे कि जिस ईमानदारी निष्पक्षता से के साथ अभी तक आप लोग हर जनहित के विषय को उजागर करते रहे हैं, उसी क्रम को जारी रखेंगे। आपने कोविड काल में भी, मैं समझता हूँ, जो जाबाजी आप लोगों ने दिखाई थी ज़मीन पे उतर के अपने जीवन को दांव पे लगा करके, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाने का, जो कि हम लोग करेंगे, और उसके बाद उस संदेश को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का। तो मैं इसलिए आप सब लोगों से इसी बात से आशा, मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ बहुत बार आए हैं रीवा में या विंध में, मेरा पहली बार ही आना हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का सबका किसी ना किसी माध्यम से उनका जुड़ाव भी रहा हो। तो मैं सब अपने परिवार के लोगों को फिर नमस्कार करके, चूँकि वही बात मैं नहीं समझता मैं कहूँ, फिर हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कहें, तो विस्तृत रूप से नेता प्रतिपक्ष जी बताएंगे। मैं सिर्फ आपको औपचारिक जो बात है जिसके कारण आज हम लोग यहाँ हैं, मोटी बात आपको बता देता हूँ। इस क्षेत्र से, विंध से मेरे परिवार का, हम सब लोगों का विशेष लगाव रहा है, और जब से ये दायित्व हम लोगों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने सौंपा है, नेता प्रतिपक्ष जी को, मुझे या प्रदेश अध्यक्ष जी और सब लोगों को हमको जो जिम्मेदारी दी है, हम सब लोग विंध की हमेशा चिंता करते रहे हैं। और यहाँ के विषयों को लेकर के, चाहे जो माननीय विधायक हों या पूर्व विधायक रहे हों या वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हों, समाज सेवी हों, या जो लोगों ने चुनाव लड़ा प्रत्याशी, हम लोग उनसे निरंतर चर्चा करते रहते हैं और चिंता मनन करते रहते हैं कैसे उन समस्याओं का निराकरण होगा। बड़े शर्म की बात है कि हम उस जिले में आज आकर के बैठे हैं जहाँ पे इतने बड़े अपने आप को कद्दावर कहने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो डिप्टी सीएम, सेकंड टू सीएम, मतलब सेकंड पद पे हैं, और उनके खुद के गृह जिले में वो जिस विभाग के मंत्री हैं, और जो नरसिंह महाघोटाला इस समय पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उनके खुद के गृह जिले का एकमात्र जो सरकारी कॉलेज है वो अब वो है, क्या कहते हैं, अनसूटेबल है। तो और ये भी हाईकोर्ट के निर्देश पे, ऐसा नहीं कि मंत्री जी की नींद नहीं खुली थी। तो मेरा ये कहना है, जिस दमदारी से नेता प्रतिपक्ष जी ने इस पूरे विषय को उठाया नरसिंह महाघोटाले को, विश्वास सारंग को तो पहले फुर्सत में शर्म के मारे इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन शर्म तो है ही नहीं। दूसरी बात, माननीय डिप्टी सीएम भोपाल में कद्दावर नेता है, लेकिन गृह जिले की स्थिति क्या है ये तो देखिए। आप प्रदेश को क्या उदाहरण दे रहे हैं अपने गृह जिले से, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। युवाओं के रोजगार की चिंता की और बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रोजगार की। सच तो यह है कि अभी हाल ही में इनके एक विधायक ने, आप सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अपनी डिग्रियां फेंक दो और पंचर की दुकान खोल लो। ये संदेश दे रहे हैं युवाओं को। ऊपर वाले कह रहे हैं कि भजिया तलो, पकौड़े तलो, और नीचे वाले प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि पंचर की दुकान खोलो। ये युवाओं के लिए इनकी सोच दर्शाती है। चूँकि यहाँ काफ़ी सारे युवा हैं और यहाँ की विंध की राजनीति मैंने देखा, युवाओं का बड़ा अहम भूमिका होती है। माताएं, बहनें, महिलाएं भी हमारी खड़ी हुई। तो आप सबको याद होगा मंच से कैसे चिल्ला चिल्ला के हमने 3000 रुपये का वायदा किया था। चिल्ला चिल्ला के 3000 रुपये का कहते थे कि 3000 रुपये देंगे, 3000 रुपये देंगे। और जब शर्म की बात यह कि जब बजट आया तो नेता प्रतिपक्ष जी ने भी पूछा, हमने भी ढूंढा, वो 3000 रुपये हम ढूंढते ढूंढते पूरी किताबों के पन्ने पलट दिए, लेकिन 3000 रुपये नहीं मिले। तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कथनी और करनी में अंतर है। अब मैं चाहूँगा कि मैं और समय ना लेते हुए सारे जो विषय हैं यहाँ के जनहित के विषय, जो समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उस पर प्रकाश डालेंगे और आपसे अपनी बात कहेंगे। माननीय उपनेता हमारे हेमंत कटारे जी, इधर रीवा क्षेत्र के एकमात्र विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित राजन शर्मा जी, सम्मानित खंडेलवाल जी, सम्मानित पद्मेश गौतम जी, सम्मानित सुगेंद्र सिंह बना जी, और सभी सम्मानित
साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिस प्रकार अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, 5 साल लुभाने वादे करती है और आखिरी के अंदर एक वादे पे सरकार बनाने की बात करते हैं। शिवराज जी थे, उन्होंने कई वादे किए, घोषणावीर कहलाने लग गए और शिवराज जी चले गए। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोगों ने उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। लाडली बहना बेचारी या लाडली बहना मामा को देख रही, मामा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वादों पे सरकार आई, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात करी हो, चाहे आपने गेहूं की समर्थन मूल्य की बात करी, इनके घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन वो रामायण और गीता इनका घोषणा पत्र पढ़ना नहीं चाहते। तो लाडली बहना आपको पता है क्या स्थिति है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं रहा। चूँकि इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस विंध्य के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक विंध्य की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है तो अनंत फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। तो एक ये मानवीय पहलू भी है और युवाओं के भविष्य की बात है। तो इस लड़ाई को पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम लोग सब लड़ रहे, विधायक सभी लोगों ने इस बार मजबूती के साथ लड़ा और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा ना हो भविष्य में, हमेशा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी और मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की बात है। और यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री है और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि रायन शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है वो मुख्यमंत्री जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो जानकारी मिली है कि शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है। तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग।
घटनाएं कई घटती हैं। इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ, ST/SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ। और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके। रीवा शहर में कितने सालों से पौधे लग रहे हैं, अभी पौधे लगने का समय है। मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। मैं भी रास्ते में जब आ रहा था, फ्लाईओवर से उतरा, पौधे तो नज़ारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में जो घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसको हम आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जो कई समय से है, लेकिन मुझे जानकारी जो मिली है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज सिर्फ नाम के लिए भर्ती होते हैं, तो डॉक्टरों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, अपने नर्सिंग कॉलेज अस्पताल खोल रखे हैं, वहाँ शाम को भर्ती हो जाते हैं। सच्चाई आप में से बेहतर जानते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी इतने असक्षम हैं? सरकारी कॉलेज की व्यवस्था ढंग से नहीं कर, अधिकारी जांच में फंसे हुए कि आपने लोकायत की रातों रात नियुक्ति कर रहे हैं। इसके लिए हम गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में CGI ने खुद ने उस पर माननीय न्यायमूर्ति जी ने विवेक से उसको सुना, उसको एक्सेप्ट किया, उस पर चल रहा है। तो हम जो भी असंवैधानिक है उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लड़ती है। आप जा रहे हैं, उस पर क्या सूचना आपके पास है? देखिए, जो घटना घटी है, निश्चित तौर से एक राज्य मंत्री के मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को वहीं बोलूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर विषय सब मिक्स हो जाएंगे। क्या सूचना आपको? मैं इसीलिए मौके मुआयने में जा रहा हूँ। जो मुझे सूचना मिली है कि जिस प्रकार से उसको 15 दिन पहले लाइसेंस मिला था, जो एक 4 भाई हैं, राज्य मंत्री के करीबी हैं, अब उन्होंने अपने शौक या होश हवास में थे, नशे में पुलिस बता रही है, लेकिन इस प्रकार की दबंगई अगर कर रहे हैं तो सरकार को किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है कि जो खुलेआम अगर लाइसेंस लेके अगर जिस प्रकार से चल रहा है। भी मैंने जानकारी मिली कि कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाइसेंस के होड़ लगी हुई है, तो क्यों आप इस प्रकार से हथियार बांटना चाह रहे हैं? क्या इस प्रकार से क्या छोटे गरीब परिवारों पे क्या आप गोलियां चलाने के दी जा रही है? आप सिंगरौली जा रहे हैं, तमाम जी, उन्होंने ये भी कहा है कि मोहब्बत के दुकान में जूता मारने की बात हुई, और वो अपनी बात कह रही है कि दिल्ली की बेटी का अपमान उन्होंने किया है। तो बकायदा सोशल मीडिया में सारे वीडियोस मौजूद हैं। देखिए, अब पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, इस बात को आपस में चर्चा करके माननीय अध्यक्ष जी और महिला कांग्रेस को देख रही है। वहाँ फर्जी पद नियुक्त की भी बात आई है, ऐसे बहुत फर्जी पद दिए गए, फिर वैसे ओरिजिनल कितने पद हैं, किनको देखिए, दिए गए? आप पार्टी की बात कर रहे हैं ना, पार्टी की बात तो कर रहे हैं। पार्टी पार्टी में में वापस रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और आप आने वाली प्रदेश कांग्रेस में कम पद होंगे, तो 3000 4000 पद पे वो नहीं रहेंगे और महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान दिया जाएगा, जवाबदारी दी जाएगी, तो जो काम करेगा उसके आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल जी का सीधा एजेंडा, उस एजेंडा को कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस में लागू करेगी। केदारनाथ में 288 किलो सोना लापता हुआ, गायब हो गया, जिसने भी खाया हो। शंकराचार्य जी उसका विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ को सिर्फ दिल्ली किया जा रहा है। महात्मा धर्म की राजनीति 22 तारीख को हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से भी नर्सिंग है, नीट को लेकर सभी को आंदोलन किया जा रहा है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की भी आ रही है, तो सभी कड़ी अपने अपने संगठन जो कांग्रेस के, तो इसमें कड़ी करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र किया गया, तो क्यों किया गया, इसके पीछे क्या है? क्या मुख्यमंत्री वहाँ के इसलिए ट्रांसफ़र किए गया कि और कोई कारण? उसके पीछे का कारण ये है, RSS वहाँ से पूरी गतिविधियाँ संचालित करता है, धार्मिक गतिविधियाँ, और सभी मंदिरों को ऑपरेट करते हैं। जो RSS के पास कलेक्शन आता वो कहीं ना कहीं मंदिरों के आसपास से जुड़ी संस्थाओं से क्यों है?
ये सब गतिविधियां वहाँ से चल रही है और इस मंशा से मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसको ट्रांसफर किया। तो ये अब आप जानते हैं कि अयोध्या में क्या हुआ अभी, तो अब धर्म की राजनीति देश में नहीं चलेगी। देश के अंदर सभी को मौलिक अधिकार की, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, चाहे आप पत्रकार हैं तो आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने। जिस प्रकार से सब पे बंदिशें लगाई जा रही थी, तो मैं निश्चित तौर से समझता हूँ कि इस बार देश की जनता ने एक जो भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में रखा, तो ये देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संविधान की रक्षा करी। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा दोनों का चुनाव हुआ। विधानसभा लोकसभा में दोनों को कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस का जो उचित वो था, ऊपर का जो संगठन था, यह कहता है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन ऐसी क्या कमी रही कि लोग कांग्रेस पार्टी दल बदलू नेता को टिकट देती? क्या कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है कि जो एक समय में कांग्रेस से मैंने आपसे भी कहा कि पार्टी वापस से रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और आप आने वाले समय में देखिए। थैंक यू।